हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लेसन लेखांकन का परिचय विस्तार से समझा था। आज हम बात करने वाले हैं आपकी बुक का थर्ड लेसन प्रारंभिक लेखे, जिसमें जर्नल और सहायक बहियाँ कैसी होती है के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि प्रारंभिक लेखे क्या होते हैं, तो आप ऐसा समझें कि व्यवसाय की जितनी भी मौद्रिक लेन देन होते हैं, चाहे वह नकद में हो या फिर उधार में, उनका लेखा कहीं ना कहीं सर्वप्रथम जिस बुक में किया जाता है वह जर्नल या रोजनामचा कहलाती है। यह जर्नल ही हमारे लिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें हर एक लेन देन के लिए दो खाते प्रभावित होते हैं, एक डेबिट खाता और एक क्रेडिट खाता। छोटे व्यापारी जर्नल रोजनामचा के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं, लेकिन कुछ बड़े व्यापारी अपने विस्तृत लेन देनों को लिखने के लिए इसके आगे भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे जर्नल में हम किसी लेन देन को लिखते हैं तो उसके बाद उन खातों की क्या की जाती है, खतौनी की जाती है, जिसे लेजर्स की पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर पोस्टिंग की जाती है। खातों की खतौनी करने के बाद हमें तलपट बनाना पड़ता है और ये तलपट ही हमें उन खातों में कोई अशुद्धियां रह गई है या नहीं है उनकी जानकारी प्रदान करता है। तलपट बनाने के बाद हम अपनी एक निश्चित अवधि पर व्यवसाय की लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ये बनाने के बाद एक फाइनेंशियल ईयर के अंतिम दिवस पर हम हमारे व्यवसाय की स्थिति विवरण को देखने के लिए जो स्थिति विवरण पत्र बनाते हैं उसे हम चिट्ठा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बैलेंस शीट भी कहा जाता है। तो इन सारी क्रियाओं के द्वारा हम हमारे व्यवसाय की स्थिति और व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम जर्नल बनाने से पहले लेखा करने के जो लेखांकन समीकरण होते हैं उनकी जानकारी लेते हैं। लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण। हम लेखांकन समीकरण को अकाउंटिंग इक्वेशंस भी कह सकते हैं। इसे मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां है वह हमारे व्यवसाय के दायित्वों के बराबर होती है। पूंजी को भी दायित्वों में शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यवसाय द्वारा वह अपने मालिक को प्रदान की जाती है। पृथक अस्तित्व अवधारणा के कारण भी माना गया है कि व्यवसाय की सभी संपत्तियां और सभी दायित्व लायबिलिटीज़ प्लस पूंजी हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह यही है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वह हमेशा बराबर आती है। हम चिट्ठा देखें तो चिट्ठे के फॉर्मेट में हमें ये पता चलता है कि हमारे बाईं ओर सभी प्रकार के दायित्व और पूंजी को शामिल किया जाता है तथा दाईं ओर हमें सभी प्रकार की संपत्तियां और आय को शामिल करते हैं। तो ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण हमारे व्यवसाय की स्थिति किस प्रकार की है, ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए। लेखांकन समीकरण को हम निम्न रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, जिसे हम असेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी कह सकते हैं। इस फॉर्मेट के द्वारा हम इन्हें ज्ञात करेंगे। अगर आपको प्रश्न में संपत्तियां ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको लायबिलिटीज़ दे दी जाए ज्ञात करने के लिए तो हम असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे। यदि हमें प्रश्न में पूंजी पूछी जाए, कैपिटल पूछी जाए, तो हम असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे
और हमें पूंजी कैपिटल प्राप्त हो जाएगी। इन समीकरणों को आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए, क्योंकि हम कुछ एक्सरसाइज इसी के माध्यम से करने वाले हैं। व्यवसाय में अनेक प्रकार के खाते होते हैं और उन सभी खातों को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा जाता है। तो हम कहेंगे लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों का वर्गीकरण। हम खातों को बांटेंगे। सर्वप्रथम संपत्ति खाते, दूसरा है हमारे लिए दायित्व खाते, तीसरा है पूंजी खाते, चौथा है आय तथा लाभ खाते, और पांचवा और अंतिम है व्यय तथा हानि खाते। इन्हें इंग्लिश में असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट्स अकाउंट और लास्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। यानी जितनी भी प्रकार की संपत्तियां व्यवसाय की होती है, उन सभी संपत्तियों को एक ग्रुप बनाएंगे संपत्ति खाते, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जितने भी प्रकार की दायित्व होती हैं जिसे व्यवसाय द्वारा चुकाना होता है, उन सभी को हम दायित्व खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इस ग्रुप में हम उन्हें रखेंगे। पूंजी खाते में व्यवसाय के मालिक द्वारा जितनी पूंजी लगाई जाती है, चाहे प्रारंभ में हो, चाहे अतिरिक्त पूंजी हो या आहरण किया गया है, आहरण और अतिरिक्त पूंजी और प्रारंभिक पूंजी को पूंजी खाते में माना जाएगा, रखा जाएगा। आय तथा लाभ खाते यानी ऐसी व्यवसाय की आय किसी भी सोर्सेज से हमें प्राप्त होती हो और व्यवसाय का जो लाभ होता है उसे हम इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट ग्रुप के अंदर रखेंगे। लास्ट है व्यय तथा हानियाँ। जितनी भी प्रकार के हमारे खर्चे होते हैं व्यय लाभ कमाने के लिए, उन सभी खर्चों को और व्यवसाय की कुछ हानियाँ हो जाए कभी, तो उन हानियों को भी इनकम एंड लॉसेज अकाउंट के अंदर रखेंगे। तो मुख्य रूप से हमारे सामने ये 5 प्रकार के खाते होते हैं। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम हैं, जिसे एक सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस टेबल के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस खाते को कब डेबिट और कब क्रेडिट किया जाए। तो देखो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ कि हमारी जितनी भी संपत्तियाँ और हमारे एक्सपेंसेस और खर्चे जब बढ़ जाएं, यानी कि इन खर्चों में वृद्धि हो जाए, यदि हमारी संपत्ति में वृद्धि होती है या हमारे खर्चे बढ़ते हैं उनमें वृद्धि होती है, तो हमें उन्हें डेबिट करना है। और अगर इनमें कमी हो जाए तो क्या करना है, ये कमी का साइन है, तो हमें क्रेडिट करना है। इन 2 खातों के अलावा जितने भी बचे हुए 3 खाते हैं वे इसके अपोजिट होते हैं। जैसे ही संपत्ति में वृद्धि होगी तो ये डेबिट होगा, लेकिन लाइबिलिटीज़ में यदि कमी होती है तो वह हमारे लिए डेबिट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, असेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा में वृद्धि होने पर डेबिट होंगे, बाकी के तीनों खातों में कमी होने पर इसे डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार से अपोजिट होते हैं। इस सारणी के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। चलिए, प्रश्न में कुछ लेन देन आते हैं, उनके माध्यम से लेखांकन समीकरण के द्वारा उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने लिया, राज ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें 2 बातें हमारे सामने आती है कि सर्वप्रथम एक तो 1 लाख रुपए हमारे सामने आए हैं, तो संपत्ति में जो कैश है वो हमारे बढ़ जाएगा, व्यापार में आ रहा है, तो संपत्तियों में वृद्धि हो रही, तो हम इसे डेबिट करेंगे। दूसरा है कि आने पर वह पूंजी के रूप में जो राज है वह व्यापार में लगा रहा है, तो व्यापार द्वारा उसे पूंजी के रूप में व्यापारी को लौटाना होगा, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रभावित होगा। तो हम कह सकते हैं, समीकरण के आधार पे हम देखें
असेट्स बराबर एल प्लस सी। असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना। तो असेट्स में हमारे एक तो क्या आया, कैश। तो यहाँ हमने 1,00,000 रुपये लिख दिया। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास कुछ नहीं था, डैश। और ये प्रभावित किसको किया, कैपिटल को, पूंजी खाते को किया। तो प्लस 1,00,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। अगर इसका नया समीकरण बनाएं तो हमें पता चलता है 1,00,000 बराबर 1,00,000। तो समझ में आया, असेट्स की साइड भी 1,00,000 है और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को जोड़ करके भी हमारे लिए वह चीज़ बराबर आ रही है। यही लेखांकन समीकरण होता है। दूसरी एक प्रविष्टि लेते हैं। राज ने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। अब क्या खरीदा, फर्नीचर, कितने का, 10,000 का। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदने पे फर्नीचर तो हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारी जो पैसे हैं, जो कैश में पैसा था वो कम हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे असेट्स बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में हमारा जो दायित्व पक्ष है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ 1,00,000 वैसे के वैसे हैं, लेकिन इधर हमारे दो ऑप्शन जुड़ गए संपत्तियों में, कैश प्लस फर्नीचर। कैश पुराना जो था वो कितना था, 1,00,000। 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा तो कैश तो हमारे 10,000 रुपये कम हो गया और हमारे फर्नीचर 10,000 के बढ़ गए। 10,000 रुपये का फर्नीचर नया आ गया तो फर्नीचर का मूल्य 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे शेष, अगर हम इसका निकालें तो 90,000, 1,00,000 में से 10,000 पैसे कम हो गए। तो पैसे जो कैश था हमारे पास अब 90,000 आए और फर्नीचर के 10,000 हमारे पास हैं। लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है और पूंजी में हमारे पास 1,00,000 है। दोनों की टोटल करेंगे तो अब भी हमारे पास असेट्स हमेशा इक्वल है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, 1,00,000 और 1,00,000 ये हमारे पास बराबर हैं। तीसरा, राज ने 25,000 रुपये का उधार माल खरीदा। असेट्स इक्वल एल प्लस सी, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमारे यहाँ पे कैश था, फर्नीचर था। अब देखो, जब हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल भी व्यवसाय में आएगा, लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ शामिल करेंगे, स्टॉक को। असेट साइड में कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश हमारे पास पुराना अगर हम देखें 90,000, 10,000 और अब स्टॉक कितने का आ गया है हमारे पास, पहले 0 था। लाइबिलिटीज़ जो थी वो हमारे पास 0 थी, कुछ नहीं था और यहाँ पे 1,00,000 रुपये था। अब नई इक्वेशंस के आधार पर हम समझेंगे कि पैसा तो हमने कुछ खर्च नहीं किया, फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ, 25,000 उधार खरीदे तो स्टॉक में तो हमारे क्या आ गए, 25,000 जुड़ गए और उधार खरीदा तो हमारे लिए देयताएं बढ़ गई। हमारे जो पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे दायित्वों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और हम यहाँ 25,000 जोड़ देंगे। अब नई इक्वेशंस बनेगी हमारे पास, 90,000 प्लस 10,000 प्लस स्टॉक के 25,000, दायित्वों के अंदर 25,000 और प्लस 1,00,000। कुल 1,25,000 इधर हैं और कुल 1,25,000 रुपये इधर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारा समीकरण बिल्कुल बराबर आ रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। वेतन दिया 5,000 रुपये। अब हम जब वेतन देंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए हमारे पास असेट साइड है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। असेट्स में हमारे पास कैश था, फर्नीचर था और स्टॉक था। इधर लाइबिलिटीज़ थी हमारे पास क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ये थे हमारे पास 90,000
10,000 और 25,000 बराबर 25,000 के क्रेडिटर प्लस 1,00,000 की पूंजी। नया समीकरण के आधार पर हमने क्या किया, वेतन दिया है। वेतन देने पर हमारे व्यवसाय से जो नगद था पैसा, उसमें से 5,000 रुपये कम हो गए। तो हम यहाँ पे 90,000 में से माइनस करेंगे 5,000। क्या फर्नीचर पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। क्या हमारे स्टॉक पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। हमारे दायित्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन हमारी जो पूंजी थी, नगद में पैसा कम होने से व्यवसाय के मालिक को जो पूंजी देता है व्यवसाय, उसमें उसने 5,000 रुपये की यहाँ पे कमी कर दी है। तो अब हमारा जो समीकरण होगा वो होगा 85,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 बराबर 25,000 प्लस 95,000। अब भी हमारा समीकरण जो है वो 1,20,000 और 1,20,000 के बराबर हो गया है। यानी हम कितने भी प्रकार के लेन देन कर लें, हमारा लेखांकन समीकरण जो है वह सदैव बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमने डेबिट और क्रेडिट करने के नियम में कहीं ना कहीं गलती कर दी है। आज की क्लास में बस इतना ही।